आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ पहुंच चुके हैं। साथ में जो भी हमारे अतिथि गण आए हैं उनका भी हार्दिक मान और सम्मान है। समस्त ग्राम सुमित बीएचएम कुलदीप यादव, सूबेदार परवीन साहब, हवलदार अन्नू राणा और हवलदार विक्रम सिंह 16 एनसीसी बटालियन नारनौल, आप सभी का महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय जुझारू संघर्षशील तीसरी बार के सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, कर्नल साहब और भाई महेंद्र सिंह के यूनिट से आए सभी अधिकारी, सभी अफसर साहिबान, सभी साथीगण और विशेष तौर से इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ब्लॉक समिति की चेयरमैन भाई विजय लक्ष्मी जी, कर्नल साहब और नारायण सिंह जी और एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान आदरणीय सूबेदार रामस्वरूप जी और सभी पूर्व सैनिक जो काफ़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हैं। बहुत सारे कर्नल, सूबेदार, कप्तान साहब अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दी और इस कार्यक्रम में मूर्ति के अनावरण के ऊपर सभी सेना के पूर्व अधिकारी पहुंचे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से माननीय विधायक जी अपनी बात अभी रखते थे, कर्नल साहब और कर्नल साहब के साथ आए हुए सभी आज के दिन जो सर्विस में उनके साथ थे, सभी के सभी बड़े से लेके छोटे ओहदे तक जो भी अधिकारी या कर्मचारी आए हैं, रिटायर्ड क्योंकि कर्नल साहब के साथ पूरी टीम आई है नारनौल से और इलाके से भी आए हुए हैं सभी इस फौज से रिटायर हुए अधिकारी और सिपाही साहिबान, माननीय प्रेम सिंह जी जिन्होंने एक बहादुर को पैदा किया, इनको भी, महेंद्र जी की माता को भी हम बहुत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इलाके में ऐसे सपूत पैदा होते रहें जिसकी वजह से ये देश, ये इलाका सुरक्षित रह सके। जिस देश में मजबूती से जवान नहीं खड़ा होता उसके हालात आज से नहीं हजारों साल से हम बड़ी अच्छी प्रकार से देखते रहे। इसी देश के ऊपर जब हमारी संगठित फौज नहीं होती थी, इतिहास के स्टूडेंटों को पता है हजारों साल तक, हजारों नहीं तो 800-900 साल तक हमलावर इस देश के ऊपर आए और हमलावरों ने इस देश को लूटा भी बहुत और जब लूट के ले जाते थे तो बाद में एक ऐसा भी समय आया केवल लूट से काम नहीं चलाया, यहाँ आके राज भी करना शुरू कर दिया। वो लुटेरा कोई भी हो सकता है, खासकर मिडिल ईस्ट से जितने लुटेरे आते थे, शुरू में देखा कि ये देश सोने की चिड़िया है, आए लूट ले गए वापस ले गए और धीरे धीरे सैकड़ों सालों तक ऐसी ऐसी डायनेस्टी आई जिसका इस देश से कोई संबंध नहीं था और सैकड़ों सालों तक इस देश को के ऊपर राज भी किया, मार काट भी की और बाद में तो यूरोपियन लोग भी आए जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं, वो भी 100-150 साल तक इस देश के ऊपर राज करके चले गए।
अगर यही फौज हमारी पहले होती तो क्या ये देश लुटता? नहीं लूट सकता। इसलिए दुनिया का हर देश भारत को अगर कहीं न कहीं से डरता है तो इन फौजियों की वजह से डरता है। आज ईमानदारी से देखो, इजराइल एक छोटा सा देश है और ऐसे आदमियों के बीच में रहता है, ऐसा भौगोलिक स्थिति है, वहां का सिपाही भी अपनी तरह मजबूत है, तो जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। और बड़े देश जिस प्रकार से हड़पते हैं, अब रूस और यूक्रेन का हालात देख रहे होंगे, अभी अमेरिका जैसे आदमी को अभी देख रहे होंगे जो सीधा आके कहता है कि अमरूद तो मेरी है, यहाँ से जो जहाज गुजरेगा मैं तो रंगदारी के नाम पर 20% टैक्स लूंगा। ये क्या है? वो केवल इसलिए है कि वो उसकी अपनी ताकत दिखाता है और उन देशों के ऊपर ताकत दिखाता है। उनको पता है कि वहां की फौज इतनी सक्षम नहीं है तेरा मुकाबला कर पाएगी। हिंदुस्तान जिसकी 142 करोड़ की जनसंख्या हो, फौज हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, वो इसलिए डरता है कि यहां से पंगा लेना ठीक नहीं। हमारी फौज की वजह से ही हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, इसी फौज की वजह से। वरना दुनिया के दूसरे देश इस प्रकार के हालात, इस प्रकार का काम नहीं कर पाते। जबकि हमारे ऊपर चाइना बैठा है, इधर पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए अमेरिका जैसा देश बैठा हो, फिर भी इस फौज की वजह से हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और अगर इस फौज को भी देखोगे आप, तो फौज की भी असल खेती कहाँ होती है, पैदा कहाँ होता है फौजी? फौजी केवल उसी घर में पैदा होगा जो किसान है, जो मजदूरी करता है। यानी देश का पेट भी किसान भरेगा और देश की रक्षा भी किसान के घर में पैदा हुआ बच्चा करेगा। व्यापारी के घर में पैदा हुआ बच्चा नहीं कर पाएगा। और हम सौभाग्यशाली हैं, इस देश की टोटल फौज के सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा और रक्षा में लगे हुए हैं तो अपना इलाका नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। दूसरे लोग तो व्यापार में, सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं, इनकी वजह से वो सुरक्षित है। आप अगर समुद्री किनारे पर बसे हुए उन प्रदेशों के हालात देखोगे, वो तो इंडस्ट्री तो लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और बदकिस्मती से जो फौज का सिपाही है, फौज का अधिकारी है, वो केवल देश के लिए काम करता है, कभी भी देश विरोधी बात नहीं करता। और जो ये दूसरे सिविलियन हैं, बुरा मत मानना, चाहे व्यापारी हो या सिविलियन हो, वो तो नौकरी के साथ साथ फिर कमीशन का चक्कर में पड़े रहते हैं, वो मिलावट का चक्कर में पड़े रहते हैं। एक के 4 बनाना में वो कोई तो रास्ता निकालते हैं, लेकिन ये मरते दम तक केवल देश की भावना है कि हम, हमारे लिए देश पे, यही भावना अगर हर आदमी में आ जाए तो ये देश 2047 से पहले अपने आप विकसित हो जाएगा। वरना इसी देश में ये जो मिलावट और करप्शन का मेटेरियल बता रहे हमने, जिसमें बहुत बड़ी संख्या हो, बहुत बड़ी संख्या हो, जिनकी वजह से आप अगर कोई काम करना चाहो, कोई सड़क बनाना चाहो, कोई घर बनाना चाहो, अपना घर बना लोगे तो चलेगा 100 साल और सरकारी चलेगा 10 साल। जिस दिन उसके भावना यह आएगी कि मेरा देश है, मेरी चीज है, इन फौजियों की तरह, तो इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं 5 साल एक बार इन कर्नल साहब रावली डिफेंस कमेटी में था। दक्षिण भारत के लोग, पश्चिम भारत के लोग, वहां के सांसद हमें एक बात कहते
यार ऐसा क्या मामला है जहां शॉर्ट सर्विस कमीशन की वजह से, एनडीए की वजह से तुलना की बात हो, दूसरी जगह जहां इंस्टीट्यूट है, छोटी सी जनसंख्या में 12% अधिकारी तुम्हारे मिलते हैं। जनसंख्या सारी 2% निकोली, 1.5% हो गया जाना चाहिए, अधिकारी 12% का, केवल अधिकारी नहीं सिपाही भी। और हम कहते थे उनको थोड़ा सा अंतर है, इस मरण मान खातर केवल हमारे वाले लोग रहते हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, थल सेना में हो, और दिमाग वाला काम समझा दूसरा DRDO है, इनकी दूसरी चीज है, उन्हें मैंने कहा वो पर में कब्जा कर रखा। मुख्य प्रोग्राम तो महेंद्र जी की प्रतिमा का अनावरण था, क्योंकि आज लगभग 2 साल होने जा रहे हैं इस देश के लिए जो उन्होंने आज कैप्टन सुरेश कुमार यादव साहब की तरफ से उसके लिए आए हैं हम। बच्चों ने जो प्रस्तुति दी थी हमारा इलाका और ये सारे देश में देखो तो सबसे ज्यादा ये फौजियों का इलाका है, और इन्हीं की वजह से आज हम आप सब सुरक्षित अगर बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपना घर पाल रहे हैं, तो केवल इनकी बदौलत है। इसलिए हम तो इनकी कुछ मांग भी रखी गई, जो मांग रखी, जो भी इन्होंने रखी है, साहब के नाम से एक स्टेडियम का नामकरण, एक लाइब्रेरी, भवन और उसमें किताबें, ये सारी हम अपने आप करवा के देंगे। कल प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर सर कल हाँ आएंगे, बात देंगे। बिल्कुल। आपके इलाके के अंदर भी 2 मेडिकल कॉलेज हैं हमारे भी, केवल 2 मेडिकल कॉलेज नहीं, देश भर में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जहां मेडिकल कॉलेज की सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ना दी हो। और एक ऐसी रेल चलाने आ रहे हैं जहां ना उसमें तेल लगेगा, ना बिजली लगे, हाइड्रोजन तेल सोची भी नहीं थी किसी ने। ये पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से सारी दुनिया तंग थी। बहुत बहुत बधाई। सर बात की जाए तो कल की रैली के लेकर हरियाणा के लोगों को भी काफी उम्मीद है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी परियोजना हो जिनको प्रधानमंत्री बड़ी सौगात दे सकते हैं? उद्घाटन करने आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 मेडिकल कॉलेजों की उद्घाटन करेंगे और आने वाले समय में रफ्तार बढ़ती जाएगी। मेरा नाम संदीप फौजी है, मैं गांव मांडोला का वासी हूं। ये महेंद्र, शहीद महेंद्र मेरा दोस्त है। हम एक साथ नासिक सेंटर RT में भर्ती हुए थे। इनकी फर्स्ट यूनिट 41 फील्ड थी, फिर 338 मीडियम में गए और इन्होंने RR भी काटा। और एक जाबाज, ईमानदार, माता पिता के प्रति लगाव, निष्ठा, और पूरे गांव में सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा लड़का आज तक न पैदा हुआ है न पैदा होगा। माता पिता तो वो अकेला छोड़ के गए, उसकी मिसेज की उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया था। विदिन 5 दिन के बाद उनके पीछे 2 बच्चे हैं। बच्चा 5वीं क्लास में है, जो लड़की है वो 10th क्लास में है, जो टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बच्चे दोनों पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं और जो रिश्तेदार हैं सभी कोऑपरेटिव हैं। पूरे गांव है वो भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है, और ग्राम पंचायत और उनकी यूनिट के 3-4 साहब लोग हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनका भी अच्छा कोऑपरेशन है यूनिट के प्रति। यूनिट वालों का भी अच्छा कोऑपरेशन है। जो भी समस्या आती है यूनिट के जो साहब रिटायर्ड हैं उनको बताया जाता है, उनकी समस्या का समाधान करवाया जाता है। के समय का बारे में थोड़ा सा बताओ, कब शहीद हुए थे, कैसे क्या हालात थे? ये कालूचक में 338 मीडियम कालूचक में है फिलहाल प्रेजेंट के अंदर। ये इनकी क्वार्टर गार्ड ड्यूटी के दौरान ये अपनी पत्नी को कैंट एरिया के अंदर बच्चे का बर्थडे के ऊपर ये कुछ सामान लेने के लिए गए थे। इनका बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। ऑन द स्पॉट ये महेंद्र सिंह शहीद हो गए। इनकी मिसेज को उधमपुर हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया था एयरलिफ्ट के द्वारा। तो इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इन महेंद्र सिंह को शहीद घोषित कर दिया गया। जो हमारा आर्मी का जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ पर जम्मू के अंदर, उसके अंदर भर्ती कराया गया तो महेंद्र को शहीद घोषित कर दिया गया। फिर महेंद्र की मिसेज जो उर्मिला देवी है उनको भी उनके साथ ले जाया गया हॉस्पिटल में। वहाँ से उनको एयरलिफ्ट करके उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहाँ
उर्मिला जो देवी मेरी भाभी जी है, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर रही। 5 दिन के अंदर उनके कम से कम 6 से 7 ऑपरेशन हुए। अच्छे डॉक्टरों ने अपनी खूब जी तोड़ मेहनत किया, परंतु वो सफलता हासिल नहीं कर पाए। 5 दिन के बाद 4/10/2024 को महेंद्र शहीद हो गए थे और 9/10/2024 को उनकी पत्नी उर्मिला देवी एक्सपायर हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार उनके गांव लाउन के अंदर किया गया। पूरे गांव के अंदर गमगीन माहौल था, पूरे मेंढर ज़िले के अंदर गमगीन माहौल था और यूनिट में भी एक शोक की लहर थी। और आज तक महेंद्र की जगह कोई नहीं ले सकता, न यूनिट के अंदर ले सकता, न परिवार के अंदर ले सकता। यूनिट की तरफ से सूबेदार मेजर नरेश कुमार और एक उनके सेचम आए, उनके साथ 2 जवान आए हैं और एनसीसी बटालियन नारनौल 16 हरियाणा बटालियन से एक सूबेदार साहब 2 जवान यहाँ पर आए शहीद का सम्मान देने के लिए और उनके पिता और माता को सम्मान देने के लिए और बच्चों को सम्मान देने के लिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हमारे साथ ही खेलते थे। मैं उनसे सीनियर था और वे हमारे छोटे थे, हमारे साथ ही खेलते थे, बड़ी गेंद में प्रैक्टिस भी करते थे हमारे साथ। तो किस तरह की एक्टिविटी में शामिल रहते थे? क्या कुछ व्यवहार था, कैसा था? व्यवहार जी बिल्कुल शांत स्वभाव के थे जी, और वो खेल कूद में उनकी रुचि ज्यादा थी, पढ़ाई में भी ठीक थे जी। अगर परिवार के बारे में बात की जाए, फैमिली बैकग्राउंड क्या कुछ है? जी, इनके पापा थे वो फौज में ही थे। अच्छा। और माँ गृहिणी का काम कर रही है। गृहिणी है। हाँ जी। अभी बच्चे? एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता है, लड़की 10वीं कक्षा में। और ये भर्ती का कुछ बता सकते हो कि कब भर्ती हुए थे? ये 2009 में भर्ती हुए थे। और शहीद कब हुए? ये 4 अक्टूबर 2024 में। 4 अक्टूबर। कहाँ पर? ये है जी, ये तो मेरे को पता नहीं यूनिट का तो कहाँ थी उस टाइम पर हमें। बेटे क्या नाम है? अंशु। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। और कितने बहन भाई? 2। तो आपके पापा के बारे में क्या कहेंगे आप, जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए? और आपकी मम्मी भी नहीं, आप अकेले अभी 2 बहन भाई पीछे हैं दादा दादी के साथ में, क्या कहते हैं? मेरे पापा बहुत अच्छे थे। छुट्टियों में हम लोग पापा के साथ टाइम स्पेंड करते थे और जब पापा को छुट्टी मिलती थी, जब यहाँ आते जाते थे। कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हैं आप? B.Ed। क्या बनना चाहेंगे? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर ही क्यों चुना आपने? इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे हैं। IPS ऑफिसर। क्या नाम बेटे? गौरव। गौरव, आपके पापा किस में सर्विस करते थे? आर्मी। आर्मी में? क्या कभी आपके पापा डांटते थे आपको? क्यों डांटते थे? किस वजह से डांटते थे आपको? साथ करते थे तब या पढ़ाई नहीं करते तब? तो आप क्या बनना चाहेंगे? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहेंगे? क्लास में पढ़ते थे? 5th क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? लावन। लावन गांव में ही पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? टैगोर स्कूल महेंद्रगढ़। अच्छा। और आगे क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो, खेलने के लिए जाते हो? कहाँ? गाँव में खेलते हो? जिंदा है डाउन गया जी। जिंदा है ना तो वो सलामी दिन लग गया जब देर पट्टी तो बालक है एकदम घबराएगा जी। तो आप इनकी दादी हैं? हाँ, मैं इनकी तो दादी। आप ही देखभाल कर रही हैं इनकी? हाँ, मैं देखभाल कर रही हूँ। अच्छा। इनके दादा को सुनाई नहीं देता है ना? ना ये बेटो मेरा पीछे ही तो आप अच्छा, बेटे के मरने के बाद में सुनाई देना बंद हो गया? हाँ। अच्छा। दिमाग ही कहे ना।